अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, आज मुजरिम कौन की टीम आपके सामने एक ऐसे कत्ल की दास्तान लाने जा रही है जो एक ऐसे ब्लू एरिया में हुआ है जिसको सोचा भी नहीं जा सकता। मुजरिम कौन की टीम आपके सामने एक कत्ल की दास्तान लेके आएगी जिसमें दो मुल्जिमान रखे गए हैं, एक उस औरत का खावंद और दूसरा उस औरत का वकील। मुजरिम कौन की टीम जानेगी कि इस एफआईआर में हकायक क्या हैं, मुल्जिम कौन है, तफ्तीश कहां तक पहुंची है और असल हकायक के बाद मुल्जिम जो है वो छुपा हुआ है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा। ये देखेंगे आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के ही एक इलाका में मौजूद हैं और यहाँ पे ये जो एफआईआर मेरे हाथ में मौजूद है, इस एफआईआर की हकीकत जानने के लिए आज यहाँ पर हम आए हैं और मुजरिम कौन की टीम जानने की कोशिश करेगी कि इस एफआईआर में जो हकायक हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं और किस हद तक दुरुस्त नहीं हैं। क्योंकि हमारा मकसद एक ये भी है कि अगर कोई मुल्ज़िम है और वाकई उसको सज़ा मिलना बनती है तो ज़रूर मिलनी चाहिए, और अगर कोई मुल्ज़िम नहीं है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी अदालतें इस चीज़ को यकीनी बनाती हैं कि अगर कोई मुल्ज़िम है तो वो ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए और अगर कोई बेगुनाह है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये एफआईआर है 302, 109 और 34 ताज़ीरात पाकिस्तान की। इसमें 302 कत्ल की है और 109 अबैटमेंट की है, यानी कि इमा पर या पैर जिस शख्स से कत्ल करवाया गया है उसके पीछे भी कोई बंदे थे और उन पर 109 लगती है। अच्छा, ज़ेबा परवीन के नाम से उनकी मुद्दत में ये एफआईआर काटी गई, वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। दो मुल्जिमान इसमें शामिल किए गए, शहजाद हुसैन साहब हैं एक, और एक हैं आशिक साहब। आशिक साहब हमारे साथ बैठे हैं। ये जो मकतूला हैं ये उनके खावंद हैं और जो ज़ेबा हैं ये मकतूला की बेटी हैं, और शहजाद साहब जो हैं ये तकरीबन 6 साल से इन्हीं के वकील रह चुके हैं। आशिक साहब और इनका एक मकान का तनाज़ा था, उसमें जो शहजाद साहब हैं वही वकील रह चुके हैं। और इल्ज़ाम इसमें जिन दो लोगों पर लगाया गया है वो एक आशिक साहब हैं और दूसरे शहजाद साहब हैं। और मुद्दत है जी ज़ेबा परवीन साहिबा की, यानी कि ज़ेबा परवीन साहिबा की मुद्दत में जो पर्चा काटा जाता है उसमें उनके वालिद साहब को मुल्ज़िम ठहराया गया है और शहजाद हुसैन साहब जो उनके वकील रह चुके हैं उनको मुल्ज़िम ठहराया गया है। और इस एफआईआर में ये जो कत्ल हुआ है इसमें दो अशख़ास को बतौर गवाह के भी पेश किया गया है, और उसमें एक मकबूल हुसैन साहब हैं और एक आसिफ साहब हैं। ये दो लोगों को इन्होंने गवाह, चश्मदीद गवाह के तौर पे इन्होंने इनको सामने रखा है कि जी ऐसे ऐसे कत्ल हुआ और इन दो अशख़ास ने इनको देखा। अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आशिक साहब भी बैठे हैं और ज़ेबा साहिबा भी बैठी हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हकीकत क्या है और वाक़या पेश कैसे आया था। आशिक साहब, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से शहजाद साहब वकील हैं आपके? तकरीबन सन 14 से 2014 से। ठीक है, और तनाज़ा क्या था जो इसमें मकान का जिक्र किया गया, उसी का तनाज़ा चल हाँ रहा जी, था? मकान का वो केस लड़ रहे थे। ठीक है, उसमें केस की बुनियाद क्या थी, मतलब वो नाम बुनियादी तौर पर किसके नाम पे है? तो वो मकान जो है वो बच्ची के खामद के नाम पर था। ठीक है। तो वो उसने सेल कर दिया आगे एक पार्टी को। ठीक है, नूरपुर की आगे एक पार्टी को सेल कर दिया। तो जब वो सामान उठा रहा था तो मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि राजी खुशी बच्ची उधर हम किराए के मकान में रह रहे थे, तो बच्ची हमारे पास चली गई कि खबर लड़ता है झगड़ता है। ठीक। तो वो सामान उठा रहा था तो हम आ गए, देखा तो वो हमें देखकर उसके भाई से 7-8 बंदे से वो सामान ट्रक पर ला रहे थे, तो वो भाग गए, सामान उधर ही छोड़ दिया। हमने कार चलाई 1 बार, उधर थाने की पुलिस आई, वो उन्होंने आकर मौका देखा तो उन्होंने खुद हमें जो है ना सामान हमारा अंदर रखवाया अपनी ज़ेरे निगरानी, और मुझे कहा कि ये बच्ची के जान को ख़तरा है, आप बच्ची के वालिद हैं, जब इसकी वालदा और आप इसके साथ रहें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो तनाज़ा था इनमें दो पार्टीज़ थी। एक पार्टी हो गई मोहम्मद अली की, जी जी, दूसरी पार्टी आप हो गए। हाँ जी, आप हो गए ना दूसरी हाँ पार्टी, और आपकी तरफ से शहजाद साहब वकील थे। वकील थे। ठीक है, और उनकी तरफ से कोई दूसरा वकील। हाँ जी, हाँ जी, यही है ना जी जी। कि मतलब मोहम्मद अली साहब जो इनके खावंद थे, नहीं, काशिफ नज़ीर। काशिफ नज़ीर है, और मोहम्मद अली कौन है?
वो जिसने मकान खरीदा है। ठीक है, वो दूसरी पार्टी है, उनके साथ केस चल रहा था हाँ जी। और आपकी तरफ से शहजाद साहब केस लड़ रहे थे तकरीबन 6 साल से। जी जी। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया, 6 साल से आपका केस चल रहा था, तारीख क्या पड़ी थी उस केस में? नहीं वो अभी 6 साल की तारीख, वो कहानी खत्म हो गई थी? और तारीख अभी चल रही थी, यानी अभी भी वो केस लगा हुआ है अदालतों में? केस लगा हुआ, फैसला नहीं हुआ। ठीक है, मतलब पेंडिंग है अभी? पेंडिंग है। और उसमें अभी शहजाद साहब ही वकील हैं आप? हाँ जी, उसमें यही है। ठीक है, अच्छा अच्छा। आगे- अब मुझे ये बताएं कि ये जो FIR कटी है, ये वाकया बताएं कि ये मुख्तसर बताइएगा कि ये वाकया क्या हुआ था, आपको वकील साहब ने कॉल करके बुलाया? हाँ जी, वो वकील साहब ने 2-3 दिन पहले भी कॉल की थी। तो 4 तारीख को मेरी बीवी और भाई के घर वाले सारे डेरे साई कब्रिस्तान गए हैं, वहाँ उर्स था। तो वहाँ हम हर साल जाते हैं। ठीक है। तो वकील ने फ़ोन किया कि भाई आप शाम को मेरे दफ्तर 6 बजे आना है। तो हमने कहा भाई हमने तो उर्स पर जाना है। ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, आप उर्स पर जाएँ तो कल का टाइम रखते हैं। ठीक है। ठीक है जी। फिर दिन को जनाब वकील साहब का फ़ोन आया, तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम होगा, मैंने फिक्स टाइम नोट नहीं किया कि आज आपने तो आंटी ने आना है। ठीक है। ये मकान जो है ये मैंने आगे किसी पार्टी को बेचना है। ठीक है। तो एक जो मोहम्मद अली है उसके खिलाफ दरख्वास्त लिखनी है। ठीक है। और वो दरख्वास्त क्या थी? वो कोई धमकियों वगैरह की थी, किस चीज़ की वो दरख्वास्त थी? वकील ने लिखी है धमकियों की कि ये आते हैं गली में घूमते हैं, धमकियाँ जैसे वकील लिखते हैं। ठीक है। तो लिख कर मुझे पकड़ा दी। ठीक है। उसके बाद उसने अस्टाम लिखना शुरू किया। जब अस्टाम लिख रहा था, मेरा नाम, शनाख्ती कार्ड, बीवी का शनाख्ती कार्ड पहले उसने ले लिया। ठीक है। मेरे से भी साइन करवाई, मेरी बीवी से भी। उसने अस्टाम लिखना शुरू किया। ऐसा कोई चंद ससरे रहती थी अस्टाम लिखने में। ठीक है। तो एक बंदा बाहर से आया है। ठीक है। पहले हम 3 थे, पहले हम 3 थे। 3 से फिर 4 हो गए। ठीक है। उस बंदे ने आकर अस्सलाम वालेकुम किया। ठीक है। ठीक है जी। शहजाद साहब ने उन्होंने वालेकुम सलाम किया, असी खामोश बैठे रहे। वो बंदा शहजाद साहब के नाल जी कुर्सी लगी है ना, उत्थे आके चुप करके बह गया। ठीक है। उन्हें कोई गल नहीं उस बंदे ने इस दौरान की ना, असी बोलिया ना वो बोले। ठीक है। फिर वो साढ़े हाल देख रहा, असी उहदे हाल देखते रहे, बंदे हाल। वकील खड़े असी, मुड़ के वकील ने मतलब है कि वकील को वो पूछता कि ये अस्टाम तुसी लिखन डे हो तो काबज़ कौन है? ठीक है। कोई 5 मिनट बहन तू थोड़ी देर बैठा तो फिर पूछा ठीक है कि मकान का इस वक्त कब्जा किदा? उन्होंने कहा जी एक आंटी, एक मेरा क्या कि एक काबज़ है। ठीक है। वो बंदा कहना कि ठीक है एक काबज़ हो गई, इन्हों की गारंटी कौन देगा? अच्छा जी। इन्हों की गारंटी कौन देगा? उन्हें कहा जी मैं इन्ने अरसे तो इन्हों का वकील हाँ, तो गारंटर मेरे तो ज़्यादा केड़ा हो सकता? ठीक है। आपने इस बात पे कोई एतराज़ किया था कि वकील साहब आप गारंटी नहीं देंगे, कोई और देगा? नहीं, उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने भी? हाँ, उन्होंने उसको कह दी। ठीक है। उसके बाद वो बंदा चला गया वहाँ से? हाँ, वो बंदा उठकर चला गया। इन्होंने अस्टाम लिख कर ना, तो जो ही बंदा खड़ा था तो मैंने वकील साहब से कहा कि वकील साहब मुझे इस बात में डाउट नज़र आता है, पैसों की बात हुई थी कि आज ही आपने पेमेंट करनी। ठीक है जी। तो अभी ये बंदा उठकर चला है, वो कह रहा है 5-6 दिन के बाद पैसे दे दूँगा। मैंने कहा जी मैं बीमार हूँ, ठीक है, मुझे पैसे अभी चाहिए। अच्छा जी। कहता है वकील ने गुस्से से मुझे बोला कि यार अभी कोई पैसों को टाइम है, अभी कोई बैंक खोला है कि तुम्हें पैसे दे, तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है? ये अस्टाम भी मैं पास रखूँ, दरख्वास्त चाल कर देते हैं। वो बंदा इतनी गल कह के 4-5 दिन के बाद वो नीचे उतर गया। ठीक है। ठीक है जी। मैं दोबारा फिर गया, मैं आख्या वकील साहब पैसे मैनू चाहिए नहीं सी, मैं बीमार हाँ, मैं लाहौर जाना सी, ऑपरेशन कराना सी। तो कहना यार फिर तुसी बार-बार वही गल करती हो, कोई टाइम है? उसके बाद आगे बताएं। वो बंदा गया, वो 10 मिनट के बाद फिर उस बंदे की कॉल आई है। ठीक है। उसने कहा कि वकील साहब इनकी गारंटी कौन देगा? गारंटी वकील साहब को कॉल आई? हाँ जी, उसी बंदे की। तो नीचे उतर का जाकर। अच्छा, तो वो कॉल आपने कैसे सुन ली? वो हमारे सामने ना जब उसने ठीक, यानी वकील साहब बैठा हुआ था, मैं भी, मेरी बीवी भी। उस बंदे ने कहा जी दोबारा नीचे जाकर कि इनकी गारंटी कौन देगा? तो वकील ने कहा कि यार तुम पहले भी किया
लाउड स्पीकर पे लगाया था उन्होंने कॉल? है जी, लाउड स्पीकर पे था फोन उनका? नहीं वो आवाज आ रही थी क्लियर, अच्छा ठीक। आवाज आ रही थी ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਥੂ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਇਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸਟਾਮ। ਅੱਛਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਂਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। आपकी मुद्दत में ये पर्चा काटा गया? नहीं भाई, जो मैंने उनको बयान दिए थे ना, उन्होंने बिल्कुल उसके बरक्स ही लिख दिया। वो बयान दें जरा, हाँ वो जी, क्या था बयान? मैंने उनको ये बोला था, उन्होंने कहा तुम्हारे वालिद साथ थे उस वक्त। मैंने कहा वो साथ थे, ज़रूर थे साथ, मगर ये साथ होने का मतलब नहीं कि उन्होंने मर्डर कर दिया, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है ना कि जितना आप लोग झूठ बोलो। ठीक है, ये बयान नहीं है, बयान हाँ वो जो आपने अभी पुलिस को वो दिया था, जो हॉस्पिटल में दिया था, वो बयान क्या था? वही यही बता रही हूँ ना, यहीं से शुरू किया मैंने कहा मेरे वालिद इसमें मुलव्वस नहीं है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं वो आपका नाम ले रहे हैं। मैंने कहा वो इस वक्त वो शुगर के मरीज हैं, वो टेंशन में है, उनकी आंखों के सामने ये हुआ। जो उधर तफ्शीशी थे ना, वो तो बाद में आए ना, एक और अंकल थे वो मुलाजम, उनको मैंने बोला, मैंने कहा अंकल अगर आपके सामने ऐसा कुछ हो एकदम से तो आपने तो पजल होना ही है, परेशान होना नहीं है। कहते हो जाना है। मैंने कहा बस उनकी भी वही हालत है, वो मेरा भी नाम ले रहे हैं, मेरे खाला का नाम, मेरे भाइयों का नाम, यानी कि सबको जो भी सामने आ रहा है, इसने मार दिया ये हो रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते वो तो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप अपने बाप को बचाए जा रही हो। मैंने कहा बाप को बचाने की बात नहीं है, बात वो है जो हकीकी होती है, बंदा वो करे। देखिए अभी इनको रात को बुलाया गया वहाँ पे, बुलाने का मकसद कोई नहीं। अभी 6 साल से वो बंदा हमारे केस हैंडल कर रहा है, इतना ट्रस्ट, चले वो चले गए कि अभी टाइम नहीं था कोर्ट का, चले गए, ठीक है ना। उसका बुलाना नहीं बनता था। फिर टाइम पे उन्होंने सिग्नेचर करवाए हैं, वहाँ पे जो सिग्नेचर हुए हैं खुरम शहजाद। अच्छा मुझे ये बताएं कि सीडीआर में जो उनकी सीडीआर है जी, उसके अंदर आपकी वालदा की और आपके वालिद साहब की एक अरसा दराज से उनके साथ मुसलसल रोजाना में 2-2, 3-3, 4-4 कॉल्स पे बात होती थी, जी, फोन पे बात होती थी, वो उनके साथ अपने मसाइल डिस्कस करते थे। ऐसे। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये आपके वालिद साहब जो हैं, ये एम्बुलेंस में जाते हुए भी सारे रास्ते आपका नाम ले रहे थे और बाकी रिश्तेदारों का नाम ले रहे थे? मेरे इल्म में भी यही आया, क्योंकि मैं तो लास्ट पे पहुंची। इन्होंने वकील साहब का नाम क्यों नहीं लिया वहाँ पे? मतलब फॉर एग्जांपल अब एक बंदा इनको छोड़ के जाता है वहाँ पे, और शक भी हमें, अगर मेरे जैसा बंदा होगा तो वो भी यही सोचेगा कि कौन मरवा के गया। हाँ जी। अगर वकील साहब ने मरवाया तो फौरी तौर पे बाबा जी को ये भी तो कहना चाहिए था ना, थोड़ा सा देना मुझे ज़रा। आप मुझे ये बताएं आशिक साहब, आप एम्बुलेंस में मुसलसल, ये हमारी अपनी रिसर्च है, एम्बुलेंस में आप मुसलसल अपनी बेटी का नाम ले रहे थे और रिश्तेदारों का नाम ले रहे थे कि इन्होंने? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है जी। मैं पजल था, ठीक है जी, परेशान था, रो रहा था। जब मैं इधर मेरी बेगम अस्पताल लाई गई है, उस वक्त भी मैं रो रहा था। वकील और अभी मैडम ये कह रही हैं, जो आपकी बेटी हैं, वो ये कह रही हैं कि पुलिस वालों ने ये कहा कि बाबा जी आपका नाम ले रहे हैं, आपकी खालाओं का नाम ले रहे हैं। सर जी मुझे कोई इल्म नहीं है, मैं मतलब है कि उस वक्त तो आपको नहीं पता चला कि आप किसका कोई होश नहीं मेरा सर। ठीक है, अच्छा कि आप तारीख दें, मैं कहा मैं जानी तौर पर अनफिट हूँ, मेरे से कानून। ठीक है चलें जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर आपने जो बयान दिया था उसके अकॉर्डिंग ये एप्लीकेशन नहीं लिखी? नहीं, उसमें मैंने अब्बू का नाम बिल्कुल नहीं बोला। हत्ता वो बोल रहे थे कि मौका पे आपके वालिद मौजूद थे। हाँ। ये ना जो लिख रहे थे ना, तफ्शीशी ने नहीं ये खुद लिखा, ये और एक अंकल थे मुलाजम, कहते मैं ना थाना गढ़ के पता नहीं थाना चौकी से आया हूँ, मेरा ये काम नहीं है, मुझे ना सिर्फ फ़ोन करके बुलाया गया क्योंकि तफ्शीशी जो यहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं है, तो मैंने लिखना है। अच्छा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल आप वो देखें हमारा मुलजम वो खड़ा, वो सामने खड़ा था वो वकील जो है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि बुलाया भी उसने, लास्ट कॉल भी उसी की है, वजह भी नहीं बनती। अभी जैसे वालिद बता रहे हैं स्टाम्प पे लिखवा लिया,
थंब के निशान, इनके सिग्नेचर वालदा के भी करवा लिए, ठीक है ना। और बेनिफिट भी उसको, क्योंकि भाई हमारा जो मकान इसका केस चल रहा है ना, सारे पेपर उसके पास है। नहीं, लेकिन इसमें ये भी है कि जब तक आपके वालिदैन अदालत में जाके या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाके बयान नहीं दे देते, मकान ट्रांसफर नहीं हो सकता। नहीं ना बिल्कुल, होता। हाँ जी। हाँ, ये बस भोलेपन मेरे, उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। दीजिएगा जरा आशिक साहब, आपसे एक पेज पे उन्होंने सिग्नेचर करवाए। हाँ जी, हाँ, जो रजिस्ट्री के पेपर होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, मतलब उसकी 3 कॉपीज होती हैं। अगर उन्होंने किसी ऐसे किस्म के किसी ये पेपर स्टाम्प पे, बता रहे हैं, मैं बताता हूँ, जो रजिस्ट्री होती है वो भी स्टाम्प ही होता है। जी जी उसकी 3 कॉपियां मजीद भी बनती हैं। जी। अगर किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन करवाए जाएं तो इनसे कम से कम 15 से 20 साइन और अंगूठे करवाए जाते। जी। तो उन्होंने एक ही पेज पे सिर्फ वो ये कहा जा सकता है कि वो इकरारनामा टाइप हो शायद। दूसरे आदमी को फरोख्त कर। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं आगे कि आपने अपना पूरा बयान दे दिया, जी। पुलिस ने जाके पर्चा काट दिया, जी। आपकी मुद्दत में आपके वालिद साहब पे और शहजाद साहब पे, जी जी ठीक है। जी। अच्छा, ये जो 2 गवाह लिखवाए हैं, ये वहाँ पे आपने लिखवाए थे? जी, वहीं पे थे, कि मेरे आने से पहले थे। मैं तो लास्ट पे पहुंची हूँ ना। नहीं, इन्होंने नहीं, मैं ये पुलिस जानना वालों चाह ने पूछा कि आपके कोई गवाह, आप उनके नाम लिखवा दें। तो नाम फिर मैंने भाइयों से पूछा, मैंने कहा आप नाम लिखवाओगे? उन्होंने कहा हाँ हम लिखवाएंगे। उन्होंने कहा कि आप लिखवाएंगे। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, अभी भी गवाह आपके वही हैं? बयान बेशक आपका उसमें से आपके वालिद साहब निकाल भी हाँ दें, जी, वही है तो गवाह आपके वही हैं? जी, वही इसका मतलब कि गवाह आपके वहाँ पे मौजूद थे उस चशमदीद? वक्त? हाँ, नहीं, उस वक्त नहीं थे। ये हमें पुलिस वालों ने कहा तो हमने लिखवाया, ये गलत है। ठीक है। ये गवाह वहाँ पे मौजूद नहीं थे, मौजूद चाहे वो नहीं थे। कुआं पे मौजूद नहीं थे। मैं इन्होंने भी नहीं भाई देखा। नहीं थी यहाँ पे, मैं जंग थी। मैं तो 11 बजे उन्होंने पहुंची नहीं हूँ। देखा। जी। ठीक है। हाँ अच्छा, अब मुझे दीजिएगा ज़रा, आप मुझे ये बताएं आशिक साहब कि 15 को कॉल भी शहजाद साहब ने की? उन्होंने किया जी। शहजाद साहब ने की, और एम्बुलेंस को कॉल भी उन्होंने की, बाहर और उसके बाद वो आपके साथ भी गए वहाँ पे हॉस्पिटल? पीछे पीछे गए। साथ ही, मतलब मैं वो, रो रहा था, अंधेरे में क्या नजर आता, लेकिन वो ठीक है, वो गए थे वहाँ पे। और जब आप 11 बजे आप पहुँचती हैं हॉस्पिटल, जी, जी। आप मुझे ये बताएं कि शहजाद साहब वहाँ पे थे उस जी, वक्त? वहीं पे थे। और उसके बाद वो पोस्टमार्टम का जो सारा प्रोसेस है वो उनकी मौजूदगी में हुआ वहाँ पे? नहीं, वो चले गए थे। वो चले गए हाँ थे, जी। अगले दिन हुआ? हाँ जी, अगले दिन हुआ। फिर अगले मैं दिन मैयत हुआ। लेके आई थी अगले घर। दिन हुआ, लेकिन वो उस वक्त तक वहाँ पे मौजूद थे? जी। ठीक है, मेरे जाने के तकरीबन 5 या 7 मिनट के बाद वो निकल गए थे। ठीक है। अच्छा, चलें जी, इसमें से अब जो FIR का जो मतन जो सामने आता है उसमें 2 गवाह जो आपने लिखवाए हैं, जी। वही आपके अभी भी स्टिल गवाह हैं अगर आपके वालिद साहब को निकाल दिया जाए? जी जी लेकिन वो जाए वकूआ पे मौजूद नहीं जी। थे। ऐसा ही है ना? ऐसे ही। अब आप मुझे ये बताएं जी। कि शहजाद साहब, क्या आपकी वालदा के नाम पे प्रॉपर्टी थी कोई? नहीं, वालदा के नाम पे नहीं है। अब आपकी वालदा के नाम पे कुछ था ऐसा? नहीं, कि- ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मुझे ये बताएं कि सिर्फ वालदा को ही फायर क्यों लगे, आपके वालिद साहब को क्यों नहीं फायर लगे? जो प्रॉपर मुकदमा दर्ज का वो जो आपका पुराना केस है मकान वाला, उसको डील ये कर तो रहे भाई हैं। अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी। अभी वाले साहब भी बता रहे हैं कि एक एप्लीकेशन लिखवाई गई मोहम्मद अली के खिलाफ कि वो हमें परेशान कर रहे हैं, असला लेके वो घर के चक्कर या धमकियाँ जो भी आई इसी वकील ने, ठीक है, सिग्नेचर भी कर दिए। उनके बाद मर्डर हो गया। अभी ये भी हो सकता है कि उस पार्टी को फंसाने के लिए वकील का ये काम हो, ठीक है। वालदा को सिर्फ मोहरा बनाया गया, उनका कोई कसूर नहीं था। ठीक है, वालदा को कोई तुक सामने कोई नजर नहीं आता ही नहीं है। वो 60 साल की माशाल्लाह हो गई है। अभी फर्स्ट टाइम वो फैसलाबाद सिटी गई है, कभी शहर भी नहीं गई। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ अरसा पहले आपने एक 376 का पर्चा भी करवाया था? किस चीज़ का? ये हमारे सामने एक कॉपी आई थी पर्चे की, 376 दफ़ा 376 का पर्चा था। आपकी मुद्दत में एक पर्चा आज से को 2 साल पहले दर्ज करवाया था आपने किसी पे? किस सिलसिले में? उसमें आपके वाला वो कहाँ कॉपी है आपके पास? वो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ पढ़ के, वो भी मुझे बताइएगा। दूसरा मुझे ये बताएं कि इस सारे केस में कोई हसनैन नामी बंदा कौन है? वो मेरे मामू के बेटे हैं। मामू के बेटे जी, हैं? उनको भी किडनैप करवाया इसने 31 तारीख को वकील ने। तो वो को पर्चा करवाया था आपने? वो पता नहीं उन्होंने एप्लीकेशन दी है या नहीं दी है। उसके बड़े भाई यहीं पे आए हुए हैं, दिखाइएगा लेके भी ज़रा। यही है। क्या था जी वो, उसमें क्या था वो? मतलब खुद लेके गया और खुद ही गवा गया और खुद ही छोड़ दिया? वो पुलिस वालों ने उठाया उसको दुकान से। हाँ, हाँ। तलक पुलिस वालों ने उठाया? पुलिस वालों ने अच्छा, कार में ठीक। डाल कर गए हैं। ठीक है। तो दूसरे दिन उसके वालिद का एक दोस्त है यहाँ, ठीक उसके है। पास वो रात को 1 बजे गए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। उस बंदे ने आगे से क्या कहा कि यार आपका बच्चा सुबह आ जाएगा। ये शक पे पड़ गए कि ये बंदा जो मेरे वाले का दोस्त है ये तस्दीक कर रहा है कि सुबह 10 बजे बच्चा आ जाएगा। इसका मतलब है इनको पता है
ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, वो सवेरा फिर वो बंदा शहजाद ठीक है। वो असल में फिर वो पुलिस कस्टडी में हुआ ना, वो बंदा पुलिस कस्टडी में था। वो पुलिस वो नाजायज जैसे आमतौर पे पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। हाँ जी, वैसे वो रात को रखा। ठीक है, अच्छा फिर सुबह चलिए। ले आए। अच्छा ये देखें आशिक साहब, आपकी मुद्दत में एक पर्चा था 376 का, ये पर्चा आप देखिएगा ज़रा, आप देखें ज़रा, उस्मान के खिलाफ एक पर्चा काटा गया था जी, ये आपका ही है? हाँ जी, है ना जी? ये लेन देन का। ठीक है, नहीं लेकिन ये 376 का दफ़ा जो है ना वो लेन देन की दफ़ा नहीं होती। अच्छा चलो हमें पता नहीं। ठीक है, नहीं ये आपकी मुद्दत में पर्चा काटा गया, आपके बेटे इसमें गवाह हैं। ठीक। आपको याद नहीं है ये पर्चा? नहीं वो याद है उसका, ये पैसे लेने थे ना मेरे मियाँ। इससे पैसे नहीं। ठीक है, लेकिन मैडम ये जो पर्चा आपके वाले साहब की मुद्दत में काटा गया, ये पैसे के लेन देन का पर्चा नहीं है, ये दफ़ा 376 का पर्चा है। दफ़ा 376 में, दफ़ा 376 में हमें पता भी नहीं बेटा ये 376 क्या होती है। ये ठीक है, मैं इसका आपको मतन पढ़ के सुनाऊं? हैंडल करता था, हमसे तो खाली पेपर पे साइन करवा लेने और अंगूठे करवा लेने, मैं बैठा होया मैं कर लांगा, मैं बैठा होया मैं देख लांगा, बस ये सारा मैटर है। नहीं, उसको आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ जी। तो आपने ये एप्लीकेशन पढ़ी नहीं साइन करते वक्त, ये जो जब ये पर्चा काटा गया? नहीं, वही तो बता रही हूँ कि 6 साल से हम उसके साथ, इतना एतमाद, अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं होगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं करूँगा, मैं सिर्फ एतबार की बेस पे ये इतना कुछ हो गया। ठीक समय है, से बाद अच्छा हुआ। अच्छा, अब आपका मानना ये है कि वकील साहब जो हैं वो कातिल हैं? हाँ हो सकता है, और इसके वो साथ जो- और भी कोई हो सकता है, ठीक है, जिसको यानी कि है कोई ठीक है। नफा मिल सकता है इस चीज़ से, वो हो सकता है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जी। वकील साहब जो हैं, शहजाद साहब जो हैं, उनको आपकी वालदा को कत्ल करने से क्या नफ़ा मिल सकता है? जाहिर बात है भाई, अभी घर का केस चल रहा है, अभी ये नवंबर में शायद फैसला था बकौल उनके, हमें नहीं पता क्योंकि मैं तो 1 साल से गई ही नहीं ना कोर्ट ठीक है, वगैरह। ठीक है, तो अगर पेपर सारे उनके पास है, मेरे पास एक कॉपी तक भी नहीं, हम मांगते थे ना तो कह देना आगे से मेरे तो कोई ਤੁਹਾਨੂੰ बेतबारी है, मैं कितना असला मैं बुजुर्ग हूँ, मैं इतने ही हाँ, वाले साहब को यही जवाब दे ठीक है, देना। ठीक है। वो सारे वकील ऐसे ही अपने कहते हाँ हैं, जी। वो सारे कागजात ऐसे ही। वकीलों के तो दफ्तर में सारे ही होते हैं। पेपर भी उसके पास, सारा कुछ भी बाकी ये आखिरी जो हरबा किया इनके साथ के बुला के, क्योंकि मैं तो जंग थी अपने ससुराल गई हुई, उसी दिन मैं गई हूँ यहाँ से 11 बजे ठीक है, तकरीबन, ठीक है। तो वापस तब आई हूँ जब वालदा की डेथ हो गई। नाजरीन, यहाँ पे आशिक साहब भी मौजूद हैं, इनसे हमने गुफ्तगू की है और ये आपके सामने सारी सूरत हाल है। FIR का मतन इसको डिस्कस किया गया है और इस मतन से सिर्फ जो ज़ेबा साहिबा हैं वो अपने वाले साहब को निकालना चाहती हैं और पुलिस ने उस वक्त जब FIR काटी है उस वक्त उन्होंने इनसे बयान लिया था। इनका ये मानना है कि मैंने अपने वाले साहब का नाम नहीं लिया था और ना ही मेरे वाले साहब जो हैं वो मेरी वालदा को कत्ल कर सकते हैं। उसके बाद बचता है नाम सिर्फ वकील साहब का, और वकील साहब के साथ जो इनका मानना है कि जो बंदे थे वो कौन थे ये भी नहीं पता चल सका। कोई एक शख्स था जो ऑफिस में आया था, वकील साहब के बकौल वो ऑफिस में नहीं आया और इनका मानना है कि वो आया था, CDR निकलवाई गई, ये वो सारी अभी तहकीक जारी है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसका मुजरिम कौन है। अच्छा ज़ेबा साहब ये भी बताइएगा कि यहाँ पे हमें ये भी पता चला था कि आपकी वालदा के साथ आपके को ताल्लुकात जो थे वो इतने को ठीक नहीं थे, आपकी लड़ाइयाँ झगड़े वगैरह थे जो वकील साहब को भी वो जाके बताती रही हैं। नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस यही कहती होती थी कि बंदा ठीक नहीं है, इससे आप बच जाओ, ये फ्रॉड है, इससे ठीक है। बचो, ये घर पे भी ना इतना आए, ठीक यही है, बस। ऐसा ही था जी। हाँ जी बड़ा कर दी थी, बड़ा कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश बड़ा कर दीजिए बिल्कुल हकीकत। तो फिर अब क्यों 6 साल से आप उसी वकील के पास जाते रहे? जी बेटा ये अभी जो 2-3 महीने हुए हैं ना, तो सब बेटी ने कहा है, अभी झगड़ा भी माँ बेटी का क्या झगड़ा है, जैसे गया उधर चला गया, ये बात हुई। नाजरीन, सारी सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है। FIR का मतन जो है उसको पूरी तरह से डिस्कस किया गया है, गवाहान पे बात की गई है। जो गवाह इसमें 2 मौजूद जो लिखे गए हैं वो गवाह इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। पहले यहाँ पे कुछ देर पहले आशिक साहब बता रहे थे कि थे, लेकिन वो इस वक्त अब मौजूद नहीं है, इसलिए उनका हम बयान यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सके कि उन्होंने क्यों नाम लिखवा लिए हैं। और ज़ेबा साहबा के बकौल जब वो हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने कहा जी कि गवाह के तौर पे आप बंदे दें, तो ज़ेबा साहबा ने उन 2 बंदों के नाम दिए और उनका नाम उन्होंने गवाह के तौर पे लिख दिया। लेकिन वहाँ पे जिस वक्त ये वकूआ होता है, जाए वकूआ पे ज़ेबा साहबा के बकौल वो गवाह जो हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो नाम इन्होंने फ़र्ज़ी लिखवाए हैं। और कत्ल जो है ये सरासर वो कहते हैं कि जी वकील साहब पे डाला गया है। अब हम आगे चलते हैं और मज़ीद इस प्रोग्राम की तहकीक जारी रखेंगे और देखते हैं आगे चल के कि किस किस से बात की जा सकती है और क्या वकील साहब से भी बात की जा सकती है या नहीं, वकील साहब को भी देखा जाए, उनका भी बयान सुना जाए, उनको भी जानने की कोशिश की जाए कि आपके ऊपर ये पर्चा काटा गया है, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है। देखेंगे आगे प्रोग्राम मुजरिम कौन में।
नाजरीन, इस वक्त हम ज़िला कचहरी फैसलाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद हुसैन गुराया साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और यहाँ पे एक अरसा दराज से वकालत कर रहे हैं। जैसा कि हम पहले आपको इस कहानी का पस मंज़र बता चुके हैं, आपकी मुलाकात मुदैया से हो चुकी है और इस केस की दास्तान हमने आपको सुना दी है। उसमें एक मुलज़िम के तौर पर इनका नाम नामज़द किया गया है उस FIR में और शहजाद साहब को कहा गया है कि जी आपके इमाम पे, आपके कहने पे, आपकी अबैटमेंट में, आपकी पुश्त पनाही की बेस पे ये कत्ल हुआ है। अब इसकी दास्तान इनकी ज़बानी क्या है, एक अरसा दराज से ये उनका केस भी लड़ रहे हैं और उस केस में इन्होंने उनकी वकालत की है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये इतने अरसे से आप उनके वकील भी हैं और वकील होने के बावजूद आज के दिन में अगर एक कत्ल होता है और आप ही के क्लाइंट्स का होता है तो उसका इल्ज़ाम आप पे आयद कैसे कर दिया जाता है। और इससे अगली बात यह है कि क्या वकला हज़रात जो यहाँ पे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो यहाँ पे बैठ के इसी तरह से करते हैं कि कत्ल किया, पैसे लिए और घर को चले गए, फिर उनके जो केसेस लगे हुए हैं वो कैसे रन करते हैं। फिर तो वकालत सारी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी कि आप आएँ और आके यहाँ पे कत्ल करें और घर को चले जाएँ। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। शहजाद साहब, दास्तान क्या है? हम उनकी ज़बानी तो सुन चुके हैं कि उन्होंने जो भी अपना वर्जन इख्तियार किया है कि जी वकील साहब उनके साथ थे, मेरे अब्बा जी के साथ, और अब्बा जी का नाम भी लिखा हुआ बीच में, और वो उन्होंने अपने तहीं उन्होंने इल्ज़ाम देने की कोशिश की आप पे भी और उनके वालिद का नाम भी उस FIR में मौजूद है। दास्तान क्या है, शुरू से ज़रा बताएं। जी, मैं सर इसमें जो इनका एक मैटर था मेरे पास 2015 से मैं इनको डील कर रहा हूँ। एक इनका रेजिडेंशियल मकान है इस्लामिया पार्क, उसका केस है। थर्ड वन पार्टी है मोहम्मद अली जावेद, उसका नाम जिक्र भी है इस FIR में जिसमें मुझे इन्होंने नामजद एक्यूज़ रखा। ये मैटर चल रहा है काफ़ी अरसे से, मैं इनका काउंसिल हूँ। ज़ाहिर है इतनी देर हो गई है। इनकी ये लोनली पर्सन है, ये जो मुदैया अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद है। मेरे साथ हर बात ये इसका वालिद और वालदा शेयर करते थे, फ़ोन पे भी, जब कचहरी आना तब भी। इतने अरसे का ज़ाहिर ताल्लुक हो गया। इसका जो खामन था काशिफ नज़ीर, उससे इसने डाइवोर्स ली थी। ठीक है। इसके बकौल के मैंने सुलह कर ली, 100 वट जो भी है उसमें मैंने इंटरफियर नहीं किया। खैर वो मैटर चलता रहा। मैं इनका काउंसिल स्टिल भी काउंसिल ही हूँ। आज 14 तारीख थी इनकी उन केसेस में, अभी मेरा ही वकालतनामा था उसमें, मैंने उसकी आज भी पैरवी की है। एक्चुअल जब ये मैटर आया उसके बाद ये मेरे साथ टच हो गए, कचहरी आना जाना हो गया, तो सारा मामला मेरे साथ ये डिस्कस होता रहा। ठीक है। वो तो कोई भी वकील है, वो जब उसके पास क्लाइंट एक अरसा दराज तक आता रहे, वो तो वैसे ही उसको ज़ाहिर वो तो हम ज़ाहिर स्कैन कर लेते हैं कि ये किस तरह, कैसे फैमिली टर्म्स कैसे हैं, सारा इनके रिश्तेदारों का आना जाना जो पता चल गया। खैर ये अब लास्टली जब मेरे पास आए हैं तो 2-3 दिन पहले इन्होंने बात की कि कोई नामालूम अफराद जो है ना जी, वो हमारे घर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं विद वेपन। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि उसकी एप्लीकेशन दे दें। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के सिलसिला में आए हैं मेरे पास दोनों मियाँ बीवी। तो इनका मुझे इन्होंने पहले बताया था कि हमारे ना घर में कोई मसला बना हमारी बेटी के साथ। वो कहती मैंने घर में रहना, ये कहते नहीं हमने रहना, कोई इस तरह का क्लैश है, वो घर छोड़ के भी चली गई है। अक्रंस वाले दिन उन्होंने बताया कि ये घर छोड़ के चली गई, कहीं मिलर टाउन पे इसने रेंट पे ले लिया। ये जब ये निकले हैं घर से तो ये घर में मौजूद नहीं थी। ठीक है। इन्होंने आना पहले था, लेकिन ये इसका वेट करते रहे हैं कि इनका बेटा वो अपनी नानी के साथ अटैच था। 100 वट कहते हैं जी वो आएगा तो फिर हम आ जाते हैं आपके पास। खैर ये लेट हो गए, आ गए, मैंने एप्लीकेशन लिख के दी। अब जो मकतूला है उसकी उम्र राउंड अबाउट 55 या 56 है। ठीक है। और जो उसका हस्बैंड है राउंड अबाउट 60 है वो। ठीक है। अब इनके साथ इस तरह का तल्लक है, मुझे कहते हैं हाँ आपने भी जाना है तो वापसी पे हमें बाहर गेट तक ड्रॉप कर दें आप। ठीक है। मैंने अपने साथ बैठा लिया बाइक के ऊपर, मैंने आउट गेट के ऊपर, मैंने कहा जी आप इधर उतर जाएं। कहते नहीं यहाँ पर रश बहुत, आप थोड़ा सा आगे करके उतार दें। इसके मकतूला के हस्बैंड के कहने पे मैंने थोड़ा सा आगे करके उतार दिया। उसी वक्त मैंने टर्न ले लिया, मैं वापस आ गया। वापस आ गया हूँ तो वो CCTV पे बता देगा कि मेरा किस हद तक इसमें किरदार है। ठीक है। वैसे भी सर ये ब्लू एरिया फैसलाबाद का, ये हरकत करने से पहले किसी ने सोचना नहीं। अच्छा, वैसे एक बात तो मैंने भी सोची थी कि वकील जो है वो आमतौर पे जो फौजदारी वकालत करते हैं उनको तो हर चीज़ का पता होता है, और किसी वकील ने अगर कत्ल करना हो तो वो इतने कच्चे हाथों से सर बात इतनी सी है, मैंने मर्डर करवाना है तो मैं खुद छोड़ के
अक्रस पे छोड़ के आ रहा हूँ। और भाई मैं पीछे बैठ के प्लानिंग करता, किसी और जगह पे प्लान करता, मैंने ये ब्लू एरिया के अंदर करवाना था या मुझे पता कि कहाँ कहाँ पे चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि मैंने मुदई तो पूरे केस में वो मोहम्मद आशिक है जो मर्डर होने वाली मकतूला उसका खामंद है जिसको मेरे साथ मुलजम रखा है। भाई मुदई तो वो, तो अम्मा जी को कत्ल क्यों करवाना था हमने बेनिफिट क्या लेना था? अगर हमने ऐसे ही करना है कि हमने वकालत करनी है, छोड़ें जी, दफ़ा करें, केसेस आते हैं, हर बंदे को कत्ल कराएं, अपने पैसे लें और चले जाएं। पैसे मैंने किससे लेने? और भाई मुदई जो है वो बच गया अक्रस पे, उसको फायर नहीं लगा, उसको एक खरोश तक नहीं आई, और जो उसकी अपना बीवी है वो मर्डर हो रही है, उसका तल्लक नहीं, ना उसके नाम पे कोई बैंक बैलेंस है, ना उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, ना वो विटनेस है, कुछ भी नहीं। बैक पे क्या? जो मुझे हिस्ट्री बताई गई है वो अम्मा जी ने मुझे टोटली बातें बताते थे। ठीक है। वो मेरा जो CDR अगर मुतलका डिपार्टमेंट पुलिस ने निकलवाया तो बता देगा कि मेरा राब्ता अम्मा जी से होता रहा बारहा। अक्सर मेरा डेली 3-3 4-4 मरतबा राब्ता होता रहा, मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे। ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये जो हमारी बेटी है ना, इसने डिवोर्स लेने की वजह भी यही है कि इसका मेरा एक भांजा हसनैन, इसका कज़न है मामूजाद मुदैया का, उसके साथ इसके टर्म्स थे, उस वजह से पहले भी इसका घर खराब हो चुका। वो जो पहले डिवोर्स हो चुकी थी इसके खामस। और अब जो है मुझे नजर आ रहा है कि मकान के ऊपर भी नजर उसी की है, बंदे भी वही भेज, वो कजन है इसका, कजन इसका मास्टरमाइंड वही है, वो इस तरह कर रहा है, आप हमें बचाओ इससे। ठीक है। मैंने कहा अम्मा जी मैं तो केस लड़ रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आप उसे समझाएं, आपका घर का। कहते नहीं ये हमारी इकलौती औलाद है, हम इसको नहीं कह सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो घर छोड़ के चलेगी, इसका वालिद इसका साथ देता है कि ये इकलौती है, कोई कदम ना उठा ले। अच्छा, क्योंकि 1-2 दफ़ा इसने पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश की। कथा कलामी शहजाद साहब, इसमें एक और चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल मान भी लिया जाता कि आपको उन्होंने कह दिया कि जी आप हमारी बेटी या उसका जो कज़न है उसके खिलाफ कोई एक्शन लें, कोई कार्रवाई करें, तो उसूली तौर पे अगर अटैक होता तो उस जुमरे में आप पे होना चाहिए था अटैक, और अगर आपकी तरफ से कोई अटैक होना चाहिए था तो फिर उस पे होता, या उस इसके कजन पे होता, या इस अपना मुदैया पे होता, हाँ, या उनकी तरफ से आप पे हो जाता, मेरे ऊपर होता। अब सर अटैक हो रहा 3rd वन पे। अब अम्मा जी से तकलीफ जिसको थी ज़ाहिर है उसका ये इन्वॉल्वमेंट है, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं थी इसमें। भाई मुझे तो वो रिपोर्ट देती थी कि ये मामला है, इस तरह हमें बचाओ यहाँ से किसी तरीके से। अब अम्मा जी किसकी राह में हायल थी ये तो अब डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बताएगा, या उनको पता जिन्होंने ये किया, ये मेरा इसमें रोल नहीं। ये 376 सेक्शन। अब ये जो एक FIR है ये भी मुझे अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इन्हीं के किसी कज़न ने या किसी रिश्तेदार ने या इनका कोई मुखालफ उसने दी, मैंने नाम नहीं अब उसका बताना। ये एक FIR होती है जी थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में 13/2/16 को, ये अंडर सेक्शन है जी 376 160/16 है। ठीक है। इसमें कंप्लेनेंट है जी जो इसमें मुदैया उसका वालिद मोहम्मद आशिक। ठीक है। इसमें विक्टिम है ये खुद कंप्लेनेंट ऑफ FIR ज़ेबा परवीन। ठीक है। अब ये इन्होंने किसी पे रेप का इल्ज़ाम लगाया, बाद में मैंने जहाँ तक इसका पता करवाया इसकी पैरवी नहीं की, उससे पैसे पूसे लेके उसको छोड़ दिया, बाद में केस की पैरवी नहीं की। ये तो एटीट्यूड है। ये इसकी वालदा ने भी बताया था कि इस तरह का इसका है अपना करैक्टर। ठीक है। अब मैं ज़्यादा इसके करैक्टर को, ये FIR आ चुकी है, ये सफ़ा मिसल पे है, रिकॉर्ड पे है, मैं दे भी देता हूँ जनाब, इसको रिकॉर्ड पे ले भी आए, क्या ये सही है या झूठी FIR है। आगे आपको इनके करैक्टर का पता चल जाएगा कि मुझे इन्होंने क्यों रखा। भाई केस मैं लड़ रहा हूँ इसमें, ज़ाहिर अम्मा जी मुझसे हर बात शेयर करती थी, उस कज़न का और इसका अगर आपस में अटैचमेंट थी तो अम्मा जी ने मुझे बताया। जितनी देर तक मैं इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ या मैं इन्वॉल्व रहता, इनके लिए प्रॉब्लम बननी थी। उन्होंने मुझे फंसाने के लिए कि पैरवी तो इसने करनी है, माई ने या बाबे ने मेरे साथ शेयर करनी बात, इसको इसमें फंसा दो। ठीक है। इन्होंने मर्डर करवाया नहीं करवाया इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो इसमें इनोसेंट हूँ। ठीक है। मैं तो हर तरह से मैंने पूरी भी करवा ली, उसी वक्त मैं शामिल तफ्तीश भी हो गया हूँ। अगर मैं उस तरह का होता
तो मैं अपना सेल ऑफ कर देता, मैं भाग जाता सही। कि मैंने करवा दिया, कोई निकाल कला इस तरह हो जाएगा, वैसे हो जाए सब। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक। इसमें टोटली इनोसेंट हूँ। जो गिल्टी पर्सन है उनको पता है, वो छुपे हुए हैं, उनको पता है, वो इन्वेस्टिगेशन होगी, वो समझ में वो आ समझ जाएगी। में आ जाएगा सारी ठीक है नाजरीन, यहाँ पे आपने शहजाद साहब की पूरी जो इनका जो बैकग्राउंड है, इन्होंने जो पूरी कहानी सुनाई है उसमें लॉजिक समझ आती है। और यहाँ पे कत्ल हो जाना, इस एरिया में कत्ल हो जाना, ये बड़ी अचंभे की बात है। और इसके बाद अगली बात, जो भी उन्होंने आर्गू किया है, जो भी उन्होंने इसके पीछे जो वजूहात बयान की हैं, उनमें कहीं भी ये बेनिफिशरी भी नज़र नहीं आते। और उसकी वजह ये है कि ना तो जो मकतूला है उसके नाम पे कोई ज़मीन थी, ना उसके आप ये कह लें कि उसको मारने का कोई फ़ायदा हो सकता था, तो क्यों मारना था। नुकसान किसको था उनके ज़िंदा रहने से, वो थी उनकी बेटी। ये 376 की FIR भी आपके सामने आपको दिखाई है। और इसके अलावा जो उसका करैक्टर था वो भी आपके सामने लेके आए हैं। और उनके वालिद ने जो कुछ कहा, उसके अलावा 7 बजे तकरीबन पौने 7 बजे अगर ये कत्ल होता है तो वो 11 बजे जाके अलाइड हॉस्पिटल पहुंचती है। और जो FIR है उसमें वो लिखते हैं कि जी वो कॉर्नर पे खड़े थे और उन्होंने देखा है। मतलब वो सारी झूठी कहानी सिर्फ अकुलर अकाउंट यानी चशमदीद गवाह के तौर पे पेश करने के लिए उन्होंने उसको डेवलप किया। और डेवलप करने के बाद उन्होंने सिर्फ वकील साहब को इसलिए फंसाया कि ये केसेस की पैरवी कर रहे हैं, इनको हम फंसाएंगे तो ये उन केसेस से भी पीछे हो जाएंगे और इनको अपनी पड़ जाएगी कि मेरा भी 302 की एक FIR में नाम आ गया है। तो यहाँ पे वकला के लिए अगर आप उनके ऊपर झूठा पर्चा काट देते हैं तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए वकालत कर रहे हैं और बड़े मुअज़्ज़ज़ अंदाज में वकालत कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। उबूरी ज़मानत ये करवा चुके हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो उस वक्त हम आपको बताएंगे कि नतीजा क्या निकला और आखिर में मुल्ज़िमान कौन है और इस सारे वक़ूए का जिसमें ये मकतूला जो मारी गई है इसका मुजरिम। आज जो प्रोग्राम आपके सामने पेश किया गया है, इसको पेश करने का मकसद ये था कि जब भी आपके माशरे में आपके इर्द गिर्द कोई कत्ल होता है तो उसकी दास्तानें एक दूसरे से मिली जुली होती हैं। आपके सामने ये प्रोग्राम रखने का मकसद है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई भी ऐसा वक़ूआ पेश आए तो आप हमें बताएं। प्रोग्राम मुजरिम कौन की टीम से रब्ता करें ताकि हम आपकी आवाज़ बन सकें और आने वाले वक्त में इस केस का भी पता चलेगा कि इस केस में मुजरिम कौन है।